हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं सुबह 8 बजे की कक्षा पे, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीरीज शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो आप तक जानी चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो छात्र इवनिंग बैच P2I इवनिंग बैच से बच चुके थे, एडमिशन नहीं ले पाए थे, रह गए थे, ऐसे छात्रों के बड़े मैसेज थे कि सर अभी कुछ अरेंजमेंट नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो क्या 2024 का एग्जाम देने के लिए क्या दूसरा P2I बैच नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा भी था कि ये टारगेटेड 2024 है और अब आप कहीं लेट न हो जाएं, इसलिए इवनिंग बैच की क्लोजिंग हो चुकी थी 30 जून को। इसलिए मॉर्निंग बैच आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको मॉर्निंग बैच दिया जा रहा है 2024 टारगेटेड P2I बैच। P2I का मतलब होता है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इसमें आवासीय प्रोग्राम भी होता है, जिसके अंतर्गत अगर आप इस बैच से जुड़े हैं और प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो आगे की तैयारी की जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए। स्टडी IQ के आवासीय प्रोग्राम में आप आ जाते हैं। ऑफलाइन मॉडल में आपके मेंस की तैयारी कराई जाती है, देन आपका साक्षात्कार की तैयारी भी स्टडी IQ कराता है। तो अगर आप स्टार्ट से लास्ट तक की तैयारी एक प्लेटफॉर्म के साथ जो आपके परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है, आप जुड़ना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। एक बात यहाँ पे स्पष्ट है, जो आपके लिए कहा जाता है वो आपके लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई को लेके, क्वालिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है यहाँ पे, और जो कुछ भी आपसे कहा जाता है वो किया जाता है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस बैच के साथ जुड़िए। इस बैच की फीस वही पुरानी फीस ही है, 29,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। और आपको कोड का इस्तेमाल करना है AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बैच आपको 29,999 में मिलेगा। ध्यान रखिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप 5 जुलाई या उससे पहले ये बैच खरीदते हैं तो अनिल स्वरूप सर की जो किताब है, ये किताब कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने वाली है। इस बैच में पूरा सिलेबस तो मिलता है, ये किताब आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये फ्री में आपको मिलेगी अगर 5 जुलाई से पहले आप एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा 10 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बैच में सीटें लिमिटेड सीट है, इसलिए आपको जल्दी से जुड़ना चाहिए। चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास पे। और क्लास की शुरुआत आपकी होती है आज जिस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जिस महत्वपूर्ण आर्टिकल को पढ़ना है वो है अनुच्छेद 20। अक्सर 1 वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पे इस अनुच्छेद से सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में कोई न कोई व्यक्ति हर दिन किसी न किसी अपराध के लिए आरोपी बन रहा होता है, और लगातार यहाँ से संबंधित प्रक्रियाएं हर दिन न्यायालयों में चल रही होती हैं। हर दिन देश का उच्च न्यायालय, देश का उच्चतम न्यायालय इस तरीके के किसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर पे अपना निर्णय दे रहा होता है, जो कहीं 20 में दी गई संरक्षण से, 20 में दिए गए प्रोटेक्शन से संबंधित होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या कुछ ऐसा खास है कि अनुच्छेद 20 इतना इम्पोर्टेंट है? और ये वही अनुच्छेद है जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन, ये वही अनुच्छेद है जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब अगर आपातकाल लागू होता है फिर भी इस अनुच्छेद को निरसित नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निरसित नहीं किया जा सकता, निरसित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है, देखिए ये सस्पेंड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, भले ही इमरजेंसी में, भले ही आर्टिकल 352 352 लागू हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। केवल 20 ही नहीं है, इसके साथ 21 भी है, लेकिन जब हम बात महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की कर रहे हैं, 20 की कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि 20 भी सस्पेंड नहीं होगा। मतलब
कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, छोड़ो यूपीएससी के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कुछ ऐसा है, लिखा क्या है ऐसा कि आप इसको इतने इंपॉर्टेंट रूप में देख रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण रूप में देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी हेडिंग को देखना पड़ेगा। जो हेडिंग है इसकी उसको देखिए, और हेडिंग को देख के काफी कुछ आपके समझ में आएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपको तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, और जब तक दोष सिद्धि होता नहीं है उसके संबंध में आप जब तक एक्यूज हैं, आप जब तक आरोपी हैं, आपके पास कौन कौन से संरक्षण है जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, या दोष सिद्धि के संबंध में आप अपने बचाव के लिए क्या कुछ ऐसा है जो आपको संविधान देता है, ये समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे कुछ और बातें। अनुच्छेद 20 को एक बात और आपको समझना है कि आर्टिकल 20 सभी को प्राप्त है, अर्थात व्यक्ति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? व्यक्ति को। तो व्यक्ति के अंतर्गत मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें नागरिक भी शामिल होता है और अनागरिक भी शामिल होता है। अनागरिक को आप यहाँ पे विदेशी कह सकते हैं कि विदेशी भी शामिल होता है। तो नागरिक भी शामिल है इसमें और अनागरिक भी शामिल है, अर्थात अनुच्छेद 20 नागरिकों और अनागरिकों अर्थात विदेशियों को भी शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पे कई बार हम लोग कंपनी और निगम की भी बात करते हैं। तो किसी भी कंडीशन में नागरिक हो अनागरिक हो जो भी हो, मनमाने और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, वो चाहे व्यक्ति हो अब नागरिक हो। नागरिक में भी दो टाइप के नागरिक होते हैं। नागरिक में भी एक कृत्रिम नागरिक होते हैं और एक जो होते हैं वो प्राकृतिक नागरिक होते हैं। मनुष्य जो है, व्यक्ति है, वो प्राकृतिक नागरिक है। वहीं पर जो कंपनी या निगम होते हैं ये कृत्रिम नागरिक होते हैं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में वो चाहे कृत्रिम नागरिक हो या वो प्राकृतिक नागरिक हो या वो व्यक्ति हो, इन सभी को मनमाने प्रताड़ना के, मनमाने सजा के खिलाफ अनुच्छेद 20 में संरक्षण प्राप्त होता है। ये आपको देखना है। अनुच्छेद 20 की शुरुआत हम देखते हैं। कुछ 3 भाग हैं अनुच्छेद 20 के भीतर, 3 उपखंड हैं जिसको सब क्लास कहते हैं आर्टिकल 20 में। उन 3 उपखंडों को समझेंगे बारी बारी से, बड़ी सरलता से समझेंगे। पहले 20 को आपने समझ लिया कि ये किसको मिलता है और क्यों मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद 20 के संबंध में और क्या बातें हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया है, ये आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जाता, ठीक है ना। चले अब आते हैं कि क्या है इसमें, इसके अंतर्गत हमें क्या प्राप्त होता है। कुल 3 बातें हैं। सबसे पहले हम लोगों को अनुच्छेद 20 के 1 के बारे में जानना होगा कि आर्टिकल 20 का जो 1 है वो क्या कहता है। आइए सबसे पहले 20 के 1 के बारे में बात करते हैं। 20 का 1 अनुच्छेद अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 के 1 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में के 1 में है क्या? तो सामान्यतः जब आप किताबी भाषा पे जाएंगे तो किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 20 में लिखा हुआ मिलेगा कि आप सभी को भूत लक्षी आपराधिक विधियों से संरक्षण, है ना। बहुत बार ये समझ में नहीं आएगा कि ये भूत लक्षी और आपराधिक विधियों से संरक्षण की क्या बात है 20 के 1 में। पहले सिंपल सा समझे, जो साधारण रूपों में जो हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले वो समझेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे कि ये आखिर है क्या आपराधिक और भूतलक्षी। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, पहले ये समझें, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि
उसने उस समय चल रहे, जब तक कि उसने उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। देखिए, उल्लंघन न किया हो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है जो आर्टिकल 20 का भाव है। अक्सर आप मेरे साथ जब पढ़ते हैं तो मैं अनुच्छेद के भीतर कुछ इस तरीके की चीजें लिखता हूं। आपको लगता है ये बेयर एक्ट में लिखा है, नहीं, बेयर एक्ट में सेम यही लिखा नहीं है, इसका भाव है। बेयर एक्ट में आपको लिखा मिलेगा भूतलक्षी आपराधिक विधियों से संरक्षण। उसमें 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसमें एक खंड में ये वाली बात आपको देखने को मिलेगी और दूसरे खंड में ये देखने को मिलेगा कि इसका जो पूर्ण पार्ट है, इसकी जो पूर्णता है कि क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, उस बात को 2 में लिखना है कि अगर एक बार सजा आपको उसकी मिली है या जिस टाइम पे आपने अपराध किया है उस समय पे जो दंड है उससे ज्यादा दंड आपको नहीं मिलेगा। अपराध के समय उस विधि में जितना दंड था, अगर आगे निर्णय होता है तो दंड वही मिलेगा। आगे भविष्य में मान लीजिए आपको अभी दंड नहीं मिला है और बाद में उस कानून में संशोधन होता है और संशोधन के बाद फिर वो जो विधि है वो आपके ऊपर लागू नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी जो संरक्षण आर्टिकल 20 के फर्स्ट में है, ये आपराधिक विधियों से अर्थात फौजदारी मामलों में है, दीवानी मामलों में नहीं है। अर्थात दीवानी मामलों में जो दंड का स्वरूप है, अगर आपने तात्कालिक समय पे कोई कानून नहीं भी तोड़ा है, बावजूद इसके अगर आप वैसे कृत्य में हैं तो दीवानी कानून पुराने से भूतलक्षी स्वरूप से बनाए जा सकते हैं और ऐसे दीवानी कानून के भीतर आप भी आएंगे, जबकि जब आपने वो कृत्य किया था तब शायद ऐसा करना अपराध के श्रेणी में नहीं था या ऐसा कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी, ऐसा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। 2 चीजें समझ लें आप, एक तो दीवानी मामले समझते हैं, दीवानी मामले आप समझते हैं और फौजदारी मामले आप समझते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी समस्या होती है कि सर ये दीवानी फौजदारी जो है ये समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए फौजदारी मामले वो होते हैं, फौजदारी मामले वो होते हैं जिसमें आप दंड की मांग करते हैं, दंड की मांग करते हैं कि पनिशमेंट दिया जाए। जब आप दंड की मांग करते हैं तो उसको फौजदारी मामले हो कहते हैं। दीवानी मामले वो होते हैं जिसमें आप प्रतिपूर्ति मांगते हैं, क्षतिपूर्ति मांगते हैं। देखिए, जिसमें आप क्षतिपूर्ति मांगते हैं कि आपको कंपनसेशन किया जाए, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाए, प्रतिपूर्ति की जाए, प्रतिपूर्ति की जाए। तो ध्यान रखिए, जब क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति की डिमांड की जाती है तो वो दीवानी मामले होते हैं और जहां पर दंड के पनिशमेंट की बात की जाती है वो फौजदारी मामले होते हैं। बहुत सारे मामले जिसमें प्रतिपूर्ति मांगी गई वो दीवानी है, जिसमें दंड मांगा गया वो फौजदारी है, और बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें दोनों की डिमांड की जाती है, प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति भी मांगी जाती है, साथ ही साथ दंड के लिए भी कहा जाता है। तो जिसमें दंड और प्रतिपूर्ति दोनों की बात हो, ऐसे मामले को हम लोग दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब जो अनुच्छेद 20 का 1 है, ये केवल और केवल फौजदारी मामलों से संरक्षण देता है। देखिए, फौजदारी मामलों से संरक्षण देता है 20 का 1, फौजदारी मामलों से संरक्षण देता है, दीवानी मामलों से संरक्षण नहीं है। और ध्यान रखिए, ये केवल और केवल अगर दीवानी मामलों से संरक्षण नहीं देता है। दूसरा, फौजदारी मामलों में भी केवल फौजदारी मामलों में भी भूतलक्षी, देखिए फौजदारी मामलों में भूतलक्षी संरक्षण देता है। मतलब फौजदारी मामलों में कोई भी कानून पहले से लागू नहीं किया जाएगा। मतलब जिस दिन से वो कानून बनेगा, कौन सा फौजदारी मामले का कानून जिस दिन से बनेगा वो वहां से आगे की तरफ, भविष्य की तरफ लागू होगा, भूत की तरफ लागू नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ऊपर मैंने लिख दिया है कि जब तक किसी व्यक्ति ने उस समय चल रहे कानून का उल्लंघन नहीं किया होगा वो दोषी नहीं माना जाएगा। मतलब कोई ऐसे कानून का उल्लंघन जब तक नहीं होगा
जो प्रेजेंट में, जो तत्काल, जो उस समय, जो तत्समय अगर लागू नहीं है, अगर चल नहीं रहा है, एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो ऐसे कानून के उल्लंघन का आरोप किसी व्यक्ति पे तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसने उसे तोड़ा ना हो या वो उस समय में, उस अपराध के समय उपस्थित ना हो। इसे इस रूप में समझते हैं कि मान लीजिए, उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए आप मेरी क्लास अभी लाइव देख रहे हैं, आप मेरी क्लास, है ना, मेरी कक्षा जो है वो आप लाइव देख रहे हैं, कक्षा मेरी जो है वो आप लाइव देख रहे हैं, और आज की तारीख है 3/7/2023, 3/7/2023। कक्षा किसकी है आप जानते हैं, अमरेंद्र पांडे की है, नहीं, हाँ, अमरेंद्र पांडे की कक्षा है, ठीक है। आप अमरेंद्र सर की कक्षा देख रहे हैं लाइव 3/7/2023 को, और आप कमेंट भी कर रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपका नाम भी है, सारी चीजें हैं। मान लो कि एक कानून बना दिया गया, और वो कानून बना दिया गया कि 5 तारीख से 5/7/2023 के बाद अगर आप अमरेंद्र पांडे की कक्षा लाइव कक्षा अगर आप देखते हैं, तो आपको 2 वर्ष की सजा हो जाएगी, 2 वर्ष की सजा हो जाएगी। अब कानून कैसा बना? ये कानून बना आपराधिक, फौजदारी कानून है, 2 साल की दंड की बात कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 महीना बाद पुलिस को ये लगता है कि देखें कि कौन कौन से लोग कौन कौन से लोग हैं जो ऐसा अपराध कर रहे हैं, जो अमरेंद्र सर की क्लास देख रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो है वो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए। तो पता लगा कि उन्होंने मेरी लाइव क्लास खोलनी शुरू करी, और लाइव क्लास में जितने लोगों के कमेंट थे, सबके कमेंट के हिसाब से सबकी आईडी चेक करके और सबको नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा कानून तोड़ा है। उसमें आपका भी नाम है। क्या आप भी इस अपराध के हिस्से माने जाएंगे? अगर आपने 3 तारीख को देखा, आपने 3/7 को देखा है, कानून बन रहा है 5/7 से, तो 5/7 से अगर कोई कानून बन रहा है जो आपराधिक कानून है, तो क्या वो 3/7 में किए गए कृत्य को दोषी माना जाएगा? क्या जो लोग 3 तारीख को 3/7/2023 में क्लास देख रहे थे, क्या वो इस कानून के अंतर्गत आएंगे? क्या वो दोषी माने जाएंगे? और अगर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, इनके ऊपर दोषारोपण करती है, आरोपी बनाती है, तो क्या ये अपना संरक्षण कर पाएंगे? क्या ये अपना बचाव कर पाएंगे? आप कहोगे कर पाएंगे। 22(1) में लिखा है कि अगर कोई कृत्य उस समय नहीं किया गया जिस समय कोई कानून एग्जीक्यूशन में है, तो ऐसे में पुराने कृत्य के लिए उस कानून के बनने के बाद उसमें दोषारोपण या दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात ये सारे लोग अमरेंद्र सर की क्लास देखने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने ये जो नहीं देखने वाला डेट था, इससे पहले देखा है, इसके बाद ये नहीं देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये कृत्य भूत में किया गया है, इस कानून से के भूत में किया गया है, पहले किया गया है। और आर्टिकल 22 भूतलक्षी जो व्यवस्था है वो अपने इस मामले में शामिल नहीं करता, इस केस में, इस कानून में शामिल नहीं करता। तो पहले किए गए कृत्य को कानून बनने के बाद के साथ अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, अर्थात ये लोग दोषी नहीं है। आर्टिकल 20 के फर्स्ट के अंतर्गत ये अपना बचाव कर सकते हैं कि हमने चल रहे किसी कानून को ब्रेक नहीं किया है, चल रहे किसी कानून को तोड़ा नहीं है, इसलिए हम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा, जो कानून आपने बनाया है वो कानून फौजदारी नेचर का है, वो कानून फौजदारी प्रकृति का है, और फौजदारी प्रकृति के कानून को तो भूत से बिल्कुल भी, भूत लक्षीय रूप से बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए मान लो कि अगर आप
भूतलक्षी विधि लागू भी करते हो तो ऐसे मामले में अपराधी केवल वो हो सकता है जो राजस्व से जुड़ा हो, जो दीवानी से जुड़ा हो, और ये मामला तो फौजदारी का है। लिहाजा इस मामले के अंतर्गत ये व्यक्ति दोषी नहीं है। ये अपने दोषारोपण जो इसको किया गया है, ये आर्टिकल 20 के फर्स्ट के अंतर्गत 20 के 1 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है। ठीक है, सामान्य सी बात थी, छोटा सा उदाहरण था जिस उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते थे और आपने इसे समझ लिया। अब आते हैं दूसरे पे। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा समय लेंगे तब पर भी समझ में उतना ही आना है जितना आपने एक बार में समझ लिया। दूसरा क्या है? आर्टिकल 20 का 2 क्या है? 20 का 2 क्या है? 20 के 2 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात दोहरा दंड प्रतिबंधित है। दोहरा दंड प्रतिबंधित है। दोहरा दंड प्रतिबंधित है। दोहरा दंड प्रतिबंधित है, ध्यान रखिए। हाँ, दोहरा दंड अमेरिका में है। दोहरा दंड अमेरिका में है। एक बात और भी देख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने पीछे की तरफ देखा, जो अभी हम लोगों ने 20 का 1 पढ़ा, अगर इसको हम देखें तो इसको भी हम समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 जो है ये अमेरिकी संविधान में अमेरिकी संविधान में है। अमेरिकी संविधान में है, मतलब अमेरिकी संविधान में भी यही है कि जो फौजदारी मामले हैं वो भूत लक्ष्य विधियों से लागू नहीं होते हैं, वो हमेशा भविष्य लक्ष्य विधियों से होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बात थी जो हमें देख लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिस पे दोषारोपण किया गया है, उस व्यक्ति के समय में जब उसने अपराध किया तो मान लो कोई कानून था जिसमें उस अपराध की सजा 5 वर्ष थी, और बाद में अभी उसकी हायरिंग चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है और 1-1.5 साल हुआ है, और उसके बाद उसमें एक संशोधन होता है और उसी अपराध के लिए जो सजा है, जो दंड है, वो 15 साल का प्रावधान कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो दंड मिला है, उस व्यक्ति को जो दंड होगा, उस व्यक्ति के लिए जो निर्णय होगा, वो निर्णय हमेशा उस समय जो कानून था जब उसने अपराध किया उसके हिसाब से जो दंड की व्यवस्था थी उतने ही मैक्सिमम दंड की व्यवस्था होगी। बढ़े हुए दंड की बात उसके साथ नहीं की जाएगी या उसे बढ़े हुए नए कानून के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। नया कानून उस डेट के बाद वाले अपराध पे लागू होगा, उस डेट के पहले वाले अपराध पे लागू नहीं होगा। ये वाली बात 20 के दूसरे भाग में, मतलब 20(1) के दूसरे भाग में लिखी गई है। ठीक है, अब आते हैं अगले अनुच्छेद पे। 22 का 2 की बात करेंगे और 22 के 2 के लिए 20 का 2 की बात करेंगे। और 20 के 2 के लिए मैंने बताया कि जो 20 का 2 है उसके साथ एक और बात है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी को अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, अर्थात दोहरा दंड प्रोहिबिटेड है, दोहरा दंड प्रतिबंधित है। अब बहुत सारे जो छात्र हैं उनके दिमाग में दोहरे दंड की बड़ी छवियां हैं। अक्सर वो कहते हैं कि सर जब न्यायालय फैसला करता है, कोर्ट फैसला करता है, तो वो कहता है कि व्यक्ति को 5 वर्ष की सश्रम कारावास, साथ ही साथ 3 लाख रुपए का जुर्माना। तो उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे दोहरा दंड प्रतिबंधित है तो किसी एक व्यक्ति को शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड कैसे दिया जा सकता है। उनको लगता है ये दोहरा दंड है। तो अक्सर आप दोहरे दंड में क्या सोचते हैं? दोहरा दंड, दोहरे दंड की प्रकृति समझना होगा थोड़ा सा। दोहरा दंड क्या है? हालांकि दोहरा दंड में समझने के आपके लिए बहुत चीजें हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी सैनिक का कोर्ट मार्शल किया गया, किसी सैनिक का कोर्ट मार्शल किया गया और उसके तत्पश्चात किसी सैनिक का कोर्ट मार्शल किया गया, तत्पश्चात न्यायालय द्वारा तत्पश्चात न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा
तो लोगों को लगता है कि कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अब कोर्ट मार्शल हो जाने के बाद उस व्यक्ति को तो दंड मिल गया, सजा हो गई, उसकी नौकरी चली गई, उसके जो भी पदक थे चले गए, उसकी जो भी सर्विसेज थी, उसका जो उसे प्रतिपूर्ति मिलता था वो चला गया, तो दंड तो हो गया। फिर कोर्ट ने जब 10 वर्ष की सजा दे दी तो ये तो दंड अलग से हो गया, तो वो कहीं न कहीं इसको दोहरा दंड की श्रेणी में देखते, जबकि ये दोहरा दंड नहीं है। ऐसे ही कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में मान लो पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी नौकरी तो चली ही जाएगी। अब देखो नौकरी चली गई और मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा सुना दी। अब बताओ, ये भी दोहरा दंड जैसा लगने लगा कि जब नौकरी छीन ही लिए तो फिर कोर्ट में देने का क्या मतलब था, दोहरा दंड हो गया। ऐसे ही दोहरे दंड की प्रकृति अभी मैंने आपको बताया था कि जब सश्रम कारावास दिया गया तो फिर आर्थिक जुर्माना क्यों लगाया गया, ये भी उन्हें दोहरा दंड लगता है, ये भी दोहरा दंड है। एक बार जब आपने सश्रम कारावास दे दिया तो दोहरा दंड। आर्थिक जुर्माना क्यों लगाया गया, वो नहीं लगाना चाहिए, शारीरिक और आर्थिक दंड। तो ये सारे जो प्रकार हैं जिसको आप दोहरा दंड समझते हैं, ये दोहरा दंड नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर दोषारोपण है, ऐसे व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और अपराध की प्रकृति को समन्वित रूप से देखा जाएगा, अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। यद्यपि जब अपराध हुआ है उस टाइम पे बातें सब पे अलग अलग होंगी, लेकिन जो दंड मिलेगा वो समन्वित दंड मिलता है, एक एक के लिए अलग अलग दंड का भुगतान नहीं करना होता है, क्योंकि काम व्यक्ति ने एक ही किया। अपराध वास्तव में उसने एक नियत से करी जो उसे करना था, लेकिन उसके दंड को अगर अलग अलग देखेंगे तो एक ही दंड के लिए वो कई बार दंड भुगतेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आप देखें कि दोहरा दंड किस रूप में नहीं माना जाएगा। पहली बात कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने मान लो हत्या का प्रयास किया, किसी के हत्या का प्रयास किया और इस हत्या के प्रयास में उसका हाथ काट लिया, ठीक है। तो किया तो उसने हत्या का प्रयास, धारा इसके ऊपर 307 लगाई गई और 307 लगाने के बाद इसके ऊपर मामला चल रहा था, है ना, मामला चल रहा था। और मान लो कि ये मामला अगर चल रहा है, इसकी सजा भी होगी, तो वो सजा मान के चलो कि वो सजा 10 वर्ष है। तो असल में इसने जो अपराध किया है वो हत्या का प्रयास किया है और हत्या के प्रयास में 10 वर्ष की सजा है। अब मान लो इसको 10 वर्ष की सजा दे दी गई और ये बेल पे बाहर आता है और बाहर आने के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो फाइनली आप देखो कि जब हत्या कर दिया गया तो अब इसके ऊपर 302 लगेगा, है ना। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, 302। तो वास्तव में इसने वही प्रयास जो पहली बार किया था, उसी प्रयास को इसने दोबारा किया और 302 में भी अब ये दोषी सिद्ध होता है
और 2 वर्ष बाद ही इसे फांसी की सजा दे दी जाती है। फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि इस व्यक्ति को पहले 10 वर्ष तक हम हाथ काटने की सजा देंगे और उसके बाद फिर फांसी वाली सजा देंगे। नहीं, इसने पहली बार में भी प्रयास वही किया था, हत्या का ही। किसी कारणवश वो हत्या नहीं हुई थी, दोबारा इसने वो हत्या कर दी। तो वास्तव में यहां से यहां तक नियत उसकी एक ही है, हत्या। और उस हत्या का जो दंड है वो फांसी ही है, फांसी ही है। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि पहले इस दंड का इंतजार करें उसके बाद इसका इंतजार करें। पता लगा इसमें एक आध बार और प्रयास हुआ, सफल रहा हो, पैर वैर टूट गए हो, तो उसका भी दंड दो इसको, फिर फांसी दो। और ऐसे व्यक्ति ने एक साथ अगर 3 लोगों को मार दिया हो तब 3 बार फांसी दो, ऐसा नहीं। एक अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति जो अपराध हमारे यहाँ समन्वित रूप में देखा जाएगा और फिर उसे वो अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। दूसरी बात, दोहरा दंड को कुछ ऐसे समझो, एक मूवी है मिथुन चक्रवर्ती की, अब आप लोग देखते नहीं हो, पुराने हीरो हो गए, कभी सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा लोग फिल्में नहीं देखा करते थे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो कानून की आर्टिकल 20 के 2 की जो मजबूरी है, उस मजबूरी को दिखाने का प्रयास किया गया कि मिथुन चक्रवर्ती होता है और डबल रोल उसके होते हैं, एक गांव का होता है, एक शहर का होता है। तो गांव वाला जो है वो किसी कारण शहर आया होता है और वो कुछ गलत काम होते हुए देख लेता है। इस कारण जो बदमाश लोग होते हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं उसकी हत्या कर देते हैं। और उस हत्या में वो लोग एक किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा देते हैं, ठीक है, एक किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा देते हैं और उस व्यक्ति को सजा हो जाती है। उस व्यक्ति को क्या हो जाती है? सजा हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है, उसको फांसी भी हो जाती है। अब प्रॉब्लम है, जो दूसरा वाला था वो किसी तरीके से गांव पहुंच जाता है, गांव में लोग उसको पहला वाला समझने लगते हैं। अब जब लोग पहला वाला समझने लगते हैं तो उसे कुछ ज़रूरत भी थी अपने को छुपाने के लिए, तो पहला वाला बन जाता है। लेकिन उसको पता होता है तो वो इस बात की जांच करने आता है कि जो मेरे जैसा था वो कहाँ है। तो वो जब आता है शहर तो उसको बाद में पता लगता है कि उसकी तो हत्या हो गई, वो तो नहीं है। तो ऐसे में ये पता लगाता है कि आखिर सही में वो दोषी था या क्या था। तो पता लगा कि नहीं, दोष किसी और का था और सजा किसी और को दिला दी गई है उसके हत्या के आरोप में। तो अब जब ये सारा कुछ गवाह, सारे कुछ सबूत जब जो इकट्ठा कर लेता है, तो इकट्ठा करने के बाद जब विलन के पास जाता है तो विलन कहता है कि कानून कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम ये सारे सबूत दे भी दो तो हमारे यहाँ संविधान में रूल है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार किसी को सजा नहीं हो सकती। एक बार पहले उस हत्या के लिए किसी को फांसी हो चुकी है, तो अब दोबारा से किसी को फांसी नहीं होगी। तो मिथुन चक्रवर्ती कहता है फिर न्याय तो होना चाहिए, फिर मैं ही तुमको उस हत्या का जो आ, दंड है वो मैं तुमको दे देता हूं, और वो उसको मार देता है, ठीक है। लेकिन आप समझिए यहाँ पे है क्या, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। कोई भी व्यक्ति, जैसे आपको किसी ने आरोपी, आप अपने को मत लेना, है ना, आप लोग बड़े सभ्य और बड़े अच्छे लोग हैं। तो किसी ने मान लो कि आ, कोई अपराध कर दिया और उस अपराध के लिए उसे 5 वर्ष की सजा हो गई, 5 वर्ष की सजा हो गई। अब उसने वो 5 वर्ष की सजा जो है काट ली। अब वो बाहर आ गया। बाद में क्या हुआ कि उसी अपराध के लिए अपर कोर्ट ने किसी अन्य व्यक्ति को 15 साल की सजा सुना दी, उतने ही अपराध की, उतने ही मात्रा के अपराध के लिए। अब पता लगा कि जो विरोधी थे, जो 5 वर्ष की सजा काट के अब बाहर आ चुका है, उसके विरोधियों ने फिर से कोर्ट में अपील करी कि कोर्ट, आपने इस व्यक्ति को कम सजा दी थी, अभी हाल ही में इसी अपराध के लिए 15 वर्ष की सजा हुई थी, इसको तो 5 ही साल दिया, इसके में 10 साल और ऐड करो, इसको 10 साल और जेल भेजो। तो अब वो बदला है, अब वो चीजें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। तो वो इसके ऊपर लागू नहीं होगा कि लाओ इसको फिर से 10 साल की सजा इसकी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ऐसा नहीं होगा, ये दोहरा दंड हो जाएगा। ये अपने दंड की सजा भुगत चुका है, अब दोबारा से अगर उसी अपराध के लिए इसे दंड दिया जाएगा तो ये दोहरा दंड हो सकता है।
ये दोहरा दंड हो सकता है। कई बार हम लोग एक व्यवहारिक समस्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कभी किसी अपराध में शामिल था और उस अपराध का वो दंड सजा भुगत चुका है, अब वो बाहर है, अब वो बदल चुका है, अब उसका उस तरीके के अपराध से कोई लेना देना नहीं है और वो एक अच्छा जीवन जी रहा है। बावजूद इसके उस क्षेत्र में जब कोई अपराध होता है तो पुलिस जाके फिर उसको उठा लाती है। आओ बताओ, बताओ तुम जानते हो कि नहीं? तो भले ही उसने एक बार अपराध किया, उस अपराध की सजा भुगत चुका है, बावजूद उसके पूरे जीवन जब उस क्षेत्र में कोई वारदात होती है तो वो व्यक्ति सबसे पहले पकड़ा जाता है और पकड़ के वो 1 दिन 2 दिन उसको रखते हैं। पुलिस वाले बताते हैं तुमको जरूर पता होगा, तुम तो जुड़े थे ना इन सारी चीजों से, तो वो अलग प्रताड़ना झेल रहा होता है। इस तरीके की चीजों को भी थोड़ा सा व्यवहारिक स्तर पे रोकने की जरूरत है। ये भी कहीं ना कहीं दोहरा ही दंड है। एक बार अपराध किया, उसकी सजा भुगत चुका है, सुधर चुका है, बावजूद इसके उसको बार बार जो प्रताड़ित करना है दोहरे दंड के जैसा है। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अलग अलग जो दंड है उसकी सजा आपको अलग भुगतनी पड़ेगी, लेकिन किसी भी अपराध को समन्वित रूप से देख के दंड देने का प्रावधान है। एक एक कृत्य के लिए अलग अलग दंड भुगतान की जरूरत नहीं है। अमेरिका में ऐसा है, वहां पे अलग अलग दंड भुगतान होता है। इसलिए जब किसी को सजा होती है तो 200, 300, 400 सालों की भी सजा होती है। ठीक है, तो ये दोहरा दंड था। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात पे आते हैं 20 के 3 पे, 20 के 3 पे। 20 का 3 कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यह मूल अधिकार है कि वो अपना बचाव स्वयं के रूप में तो कर ही सकता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस का प्रयास ये होता है कि वो ये जान ले कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए जितने देर वो पुलिस हिरासत में रहता है, प्रयास करती है पुलिस की उतने देर में वो उससे कुछ न कुछ चीजें जान ले। लेकिन व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो चाहे तो पुलिस को कुछ न बताए। और ध्यान रखिए, अगर वो व्यक्ति पुलिस को कुछ बताता भी है तो ऐसी स्थिति में न्यायालयीय प्रक्रिया में यह निर्णय है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। वो चाहे सामान्य गिरफ्तारी में वो बयान लिए गए हों या वो डिटेंशन लॉ में जो निवारक निरोध विधियां होती हैं, नजरबंदी, उसमें भी अगर पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो कई बार पुलिस प्रताड़ित करती है और ये बताना चाहती है या मजबूर करती है कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने ये अपराध किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रताड़ित होने की जरूरत नहीं है। आप अपराध को स्वीकार कर सकते हो और पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को न्यायालय में अगर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसकी वैल्यू शून्य होती है, जब तक कि आप न्यायालय के समक्ष उस बात को स्वीकार न करो। तो 20 के 3 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो यूपीएससी ने यहाँ से कई सारे सवाल पूछे हैं। पिछले साल यूपीएससी ने सवाल पूछा था और उसने गिरफ्तारी पूछी थी कि जो गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी में 2 प्रकार की हिरासत होती है। 2 प्रकार की हिरासत होती है। एक पुलिस हिरासत होती है, पुलिस हिरासत, और दूसरा होता है आपका न्यायिक हिरासत। क्योंकि जब हम ये अनुच्छेद 20 का 3 बताते हैं तो बहुत सारी व्यवहारिक चीजें आपके समक्ष आने लगती है। आपका दिमाग चलने लगता है कि पुलिस जब पकड़ के मारती है तब कैसे मारती है, पुलिस तो कहती है कि बताओ कि तुमने किया। तब आते हैं वहां की तकनीक पे। एक पुलिस हिरासत होती है और एक न्यायिक हिरासत होती है।
जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के समक्ष आपको उपस्थित करना होता है। ये पुलिस का कर्तव्य होता है और ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। आर्टिकल 22 के 2 में ये बात लिखी गई है, 22 के 2 में। हाँ, ये अलग बात है कि गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक पहुंचने का समय शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर न्यायालय में न्यायाधीश उपस्थित नहीं है या न्यायालय नहीं खुला हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में ये बात आत्यंतिक नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। फिर इसमें ये है कि अगर फ्राइडे के शाम को आपको गिरफ्तार किया गया, शनिवार कोर्ट खुला नहीं, रविवार खुला नहीं, तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग मतलब जब कोर्ट खुले तो जितनी जल्दी हो सके पुलिस आपको सोमवार को नजदीकी न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करे। लेकिन अगर आपका अपराध गिरफ्तारी गंभीर प्रकृति के है तो वेट भी नहीं किया जाता। आप न्यायाधीश के घर पे लेके जाओ और वहां से न्यायाधीश जहां है वही न्यायालय है, वहां से न्यायाधीश उसे न्यायिक हिरासत में या पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत दे सकता है। लेकिन बिना न्यायालय की अनुमति के, न्यायाधीश की अनुमति के पुलिस उन्हें 24 घंटे से अधिक सामान्यतः गिरफ्तार नहीं रखेगी। फिर पुलिस जब ले जाती है किसी अपराधी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है तो पुलिस कहती है कोर्ट से कि सर इन्हें हमारी हिरासत में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए, जिसको वो पुलिस रिमांड कहते हैं। आप लोग रिमांड में जाते हैं, क्या क्या होता है, तो वो मांगती है कि इनसे हमें कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मिल सकती है, इसलिए इनको पुलिस हिरासत में दे दिया जाए। अब वो न्यायाधीश तय करता है कि पुलिस हिरासत में देना है या नहीं देना है, क्योंकि न्यायाधीश को भी पता है कि पुलिस हिरासत में देने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, अच्छा ही बन जाएगा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब पुलिस हिरासत में किसी को दिया जाता है तो पुलिस उसको अपने यहाँ रखती है, अर्थात थाने में रखती है या जो पुलिस की अपनी जो सेल है वो उस सेल में रखती है व्यक्ति को, और जितना चाहे उतना पूछताछ कर सकती है और इस पूछताछ के लिए उसे फिर न्यायालय से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। वहीं जब न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है तो सामान्यतः जो जिला जेल होती है, जिला जेल फिर वहां पर रखा जाता है उस व्यक्ति को, उस कैदी को, और उस कैदी से अगर पुलिस को कोई पूछताछ करनी हो तो न्यायालय की अनुमति लेनी होती है। पूछताछ के लिए अनुमति लेनी होती है। अनुमति, बिना न्यायालय की अनुमति से कोई भी पुलिस वाला उस जेल में जाके उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता है। तो ये गिरफ्तारी है और गिरफ्तारी में ये हिरासत है और ये पुलिस हिरासत है और ये न्यायिक हिरासत है। अक्सर जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो हो सकता है कि वो पुलिस हिरासत में हो सकता है कि उसकी न्यायिक हिरासत दी गई हो। पूछताछ एक जगह बिना अनुमति के पुलिस कर सकती है, एक जगह पुलिस को पूछताछ के लिए अनुमति लेनी होती है। तो ये सवाल पिछले बार यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और यही पूछा गया था कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति को थाने में रखा जाता है, न्यायिक हिरासत में व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत में व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए पुलिस को अनुमति चाहिए होती है, पुलिस हिरासत में अनुमति नहीं चाहिए होती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 से सवाल तो आते ही आते हैं। अब अनुच्छेद 20 की बात करें, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल वो चाहे पुलिस हिरासत में हो चाहे न्यायिक हिरासत में हो, उस व्यक्ति को इसलिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम स्वीकार करो कि अपराध तुमने ही किया है। लेकिन जब वो हिरासत में व्यक्ति होगा और उस व्यक्ति से ये कहा जाता है कि लाल वाली डायरी कहाँ है, लाल वाली डायरी कहाँ है, लाल वाली डायरी कहाँ है, लैपटॉप का पासवर्ड क्या है, है ना। जब पूछा जाता है कि लैपटॉप का पासवर्ड बताओ, जब कहा जाता है कि कार कहाँ छुपा रखी है, कार कहाँ छुपा रखी है, तो ये सारी चीजें स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के भीतर नहीं आती। ऐसे सवालों का उत्तर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवालों से उन्हें और जानकारी मिल सकती है। ऐसे सवालों से आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपने ही अपराध किया है, तो ऐसे सवालों का उत्तर दिया जा सकता है और ऐसे सवालों को हम ये नहीं कह सकते कि ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए माना जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, और अगर आप ऐसी सूचनाएं नहीं देते हैं तो पुलिस ऐसी सूचनाओं को निकलवाने के लिए उनके पास कई सारे
तरीके होते हैं, जिन तरीकों का बखूबी इस्तेमाल वो जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते भी हैं। उसमें डराना धमकाना भी शामिल है और बाकी 1 डिग्री से लेके 3rd डिग्री तक की व्यवस्था भी उसके अंतर्गत शामिल होती है। बस शर्त इतनी होती है कि जैसा न्यायालय में आपको दिखाया गया था, फिर जब पुलिस हिरासत खत्म होगी तो वो व्यक्ति सामने से वैसा ही दिखे। अंदर बाहर से नीचे ऊपर से वो कैसा है, वो उलट-पुलट के नहीं देखा जाता, बाकी वो बस वैसे दिखना चाहिए। ठीक है? तो बाकी किस तरीके की प्रताड़ना होती है आप लोगों ने फ़िल्मों में देखा होगा। इसलिए सामान्यतः अगर कोई अपराधी है तो वो पुलिस हिरासत में अपना अपराध कबूल करे न करे, लेकिन ये ज़रूर बता देता है कि इतने सारे साक्ष्य जुट जाएँ कि आपको दोषी बताए जाने में या निर्दोष बताए जाने में ज़्यादा समस्या ना हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति इतना हो सकता है निर्दोष ही है या दोषी है, तो कोई ऐसे सबूत मिले नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिसे उस व्यक्ति के खिलाफ प्रयोग में लाया जा सके और उसमें न्याय दिलाया जा सके। कोर्ट को भी ये भरोसा हो जाए और पुलिस को भी ये भरोसा हो जाए, राज्य को भी ये भरोसा हो जाए कि इस व्यक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई सबूत नहीं हो सकता जो इस अपराध के साक्ष्य के रूप में देखा जा सके। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की विशेष परमिशन से, न्यायालय की विशिष्ट अनुमति से आपको ही आपके विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है और ऐसा करना 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात न्यायालय अनुमति दे सकती है कि आपको ही आपके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाए, आपसे ही आपके विरुद्ध गवाही कराई जाए और ऐसा करना 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि 20(3) में किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा ये अनुच्छेद एब्सोल्यूट है, आत्यांतिक है, निरपेक्ष है, इसके साथ कोई समायोजन नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके ही अतिरिक्त अन्य कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जो ये सबूत दे सके, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय की विशेष परमिट, सामान्यतः नहीं, न्यायालय की विशिष्ट अनुमति से ही आपको आपके विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए तरीके हैं और इसके लिए कई बार आप लोगों ने फिल्मों से भी सीखा होगा कि कुछ निम्न प्रकार की चीजें आपसे ही सच निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए उपयोग में की जाती है। एक को कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इसके अंतर्गत एक लैपटॉप होता है, मशीन होती है और उस मशीन से बहुत सारे वायर होते हैं जो आपके शरीर के साथ लगा दिए जाते हैं। आपसे सवाल पूछते हैं और वो मशीन आपकी पल्स रेट, आपके शरीर के अंदर की एक्टिविटीज को भांप के वो बताती है कि व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ। हालांकि इसको भी टेस्ट के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल करके बहुत ज़्यादा इसको भी झुठलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सामान्य लोगों के पास उसकी पहुंच नहीं होती है, इसलिए सामान्य लोग आसानी से इसकी पकड़ में आ जाते हैं और ये पता लग जाता है कि व्यक्ति सच सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दूसरा नार्को टेस्ट है आपके पास, नार्को टेस्ट है आपके पास। इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग आपके ऊपर किया जाता है और आपको अर्ध चेतना की अवस्था में भेज दिया जाता है, अर्ध मूर्छा की अवस्था में भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा काम कम करने लगता है। मतलब वो चीज़ें जो हैं जो आप अपने से जोड़ के झूठ बोलते हैं, वो वाला हिस्सा असक्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो वास्तव में जो रियल स्टोरी आपके साथ हुई होती है वही बस आपके चेतना में रहता है और जब आपसे पूछा जाता है कि आप कल रात कहाँ थे, तो आप वो झूठ नहीं बोल पाते जो बोल पाते। फिर आपके चेतन मन जो इमेज अंदर है उसी इमेज को बताता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, उसकी नोटेड एक एक बात नोट कर ली जाती है और फिर उसको आपके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में न्यायालय में लाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर पुलिस के सामने दी गई गवाही या डॉक्टर के सामने, तो ये ऐसा है कि न्यायालय ने ही अनुमति दी थी तो साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। नार्को टेस्ट, इसके अलावा डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है। इसमें भी आपकी ही जो कोशिकाएं हैं उसका उपयोग करके आपका भी कोई एक सेल मिल जाए, कोशिका मिल जाए, एक बाल मिल जाए, तो उससे भी आपकी चीज़ें जो हैं आपके ही विरुद्ध उपयोग होती हैं, जिससे ये पता लग सके कि ये जो व्यक्ति है ये उस समय वहाँ पर था या नहीं था। तो इसका पता लगाने के लिए भी आपको ही आपके ही चीज़ों को आपके विरुद्ध उपयोग किया जाता है।
और ऐसा करना 20(3) के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं 20(3) के साथ। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो थी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने चल रहे किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरा दंड प्रतिबंधित है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इस तरीके के टेस्ट जो थे वो किए जा सकते हैं। ये बातें भी यहाँ पर आपको देखने को मिली। एक चीज और समझ में आई कि ये जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, ये व्यक्तियों को तीनों अंगों से, सरकार के तीनों अंगों से संरक्षण देता है। सरकार के तीनों अंगों से संरक्षण उपलब्ध कराता है, तीनों अंगों से संरक्षण उपलब्ध कराता है, संरक्षण उपलब्ध कराता है मतलब ऊपर से वैसे लिखें जैसे संरक्षण प्राप्त है। अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका के मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे ही अगर हम न्यायपालिका की बात करें, तो न्यायपालिका के भी मनमाने कृत्य से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। और कार्यपालिका तो है ही है, कार्यपालिका से भी संरक्षण उपलब्ध कराता है। जैसे विधायिका कोई भी कानून बनाए, लेकिन विधायिका ऐसा कोई भूतलक्षी आपराधिक कानून में व्यक्ति को नहीं फंसा सकती है जिस व्यक्ति ने उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। देखिए, विधायिका के मनमानी कानूनों से संरक्षण उपलब्ध कराता है अनुच्छेद 20। इसी तरीके से न्यायपालिका किसी से कितनी भी नाराज हो जाए, कितनी भी रुष्ट हो जाए, लेकिन एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं कर सकती। न्यायपालिका से भी संरक्षण है, दोहरा दंड नहीं दे सकती न्यायपालिका। और कार्यपालिका से अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति से जबरदस्ती कार्यपालिका अपराध स्वीकार नहीं करा सकती। जो पुलिस है वो जबरदस्ती बाध्य करके किसी से अपराध कबूल नहीं करा सकती। तो कार्यपालिका से भी संरक्षण अनुच्छेद 20 में व्यक्तियों को मिल रहा है, न्यायपालिका से भी संरक्षण मिल रहा है और विधायिका से भी संरक्षण मिल रहा है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अंगों के मनमाने व्यवहार से अनुच्छेद 20 व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। अब इमरजेंसी लागू हो जाए या जो चाहे हो जाए, जैसा हो वैसा हो जाए, लेकिन व्यक्ति का यहाँ संरक्षण हो पाएगा, व्यक्ति के साथ मनमाना प्रताड़ना नहीं हो सकती। यही कारण था कि अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद जीवन का अधिकार जुड़ता है, अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये हमें मिलते ही रहेंगे और ये हमें मिलकर ही रहेंगे, ऐसा प्रावधान है। तो हमें लगता है कि आप ये समझ चुके हैं। अगर आप चाहें तो एक सवाल, एक मुख्य परीक्षा का सवाल हो सकता है, वो आप लिख सकते हैं और वो प्रश्न ये हो सकता है कि अनुच्छेद 20 सरकार के तीनों अंगों से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो उदाहरण व्याख्या कीजिए। उदाहरण व्याख्या कीजिए। उदाहरण व्याख्या कीजिए, ये सवाल हो सकता है और इसको मुझे लगता है कि यहाँ पर पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर कर सकते हैं। 3 पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में बताइए, सेकंड पैराग्राफ में बॉडी पार्ट और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आज की कक्षा का समय जो है वो पूरा हो चला है।
आज के लिए बस इतना ही रहेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्लास समाप्त करने से पहले फिर से आमंत्रित करता हूं कि 29,999 की फीस है। P2I मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है आपका 10 जुलाई से, लेकिन 10 जुलाई का वेट मत करिए, 10 जुलाई का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सीट लिमिटेड है। और अगर 5 जुलाई से पहले आप एडमिशन लेते हैं तो जो इस बैच में मिलना है, बुक्स वगैरह सब मिलेगा ही मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री अनिल स्वरूप जी की जो एक मोटिवेशनल बुक है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे एक बुक है जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी अगर आप एडमिशन 5 जुलाई 2023 से पहले लेते हैं तो। ध्यान रखिए, एडमिशन लेते समय एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करें। कोई कुछ भी कह दे कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, सर के कोड नहीं लगाना है। बावजूद इसके आप कहना सर का कोड लगाना है, क्योंकि व्यक्तिगत मार्गदर्शन आप पा पाएंगे हमसे अगर आप हमारे कोड के साथ आते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बाकी सारे के सारे लोग क्लास को लाइक कर दें। अच्छे कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए उपयोगी है, ये क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास के प्रति जो आपका भाव है वो लिखें, और आगे भी लिखें कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।